हाय एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और आपकी प्रेपरेशन भी अच्छे से चली होगी। आज की टेस्ट सीरीज़ में काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, सो प्लीज़ सोच समझ के अच्छे से आंसर करना उन्हें। अगर किसी को भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो वो हमें कांटेक्ट भी कर सकता है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं हम अपनी टेस्ट सीरीज़ 3। Our first question is, the short height wall constructed above roof slab in open terrace is called as. Our options are boundary wall, plinth wall, parapet wall, partition wall. This question is from building construction. Easy question है, सभी को ये क्वेश्चन आता होगा। अगर सिंपल लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को समझें तो ये पूछ रहा है वो वॉल कौन सी होती है, वो दीवार जिसकी हाइट छोटी होती है और वो स्लैब पे बनाई होती है। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, पैरापेट वॉल। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पैरापेट वॉल इज़ ए लो वॉल यूजुअली एनक्लोजिंग अ रूफ और ए प्रोटेक्टिव बैरियर एट द एज ऑफ ए टेरेस और ऑन द साइड ऑफ ए ब्रिज। द प्राइमरी यूज ऑफ पैरापेट वॉल आर fall protection for man, machinery and also the debris that accumulate on the rooftop and balconies and avoid possible injury to the people below. Fire protection and defense measure. Plinth of a building can also be described as the lowest part of the wall of a building that appears above the ground level. The wall which is constructed at the plinth level is known as plinth wall. Partition wall may be defined as the wall which is provided for the purpose of dividing one room or portion of room from another. These are designed as non-load bearing and load bearing wall. Boundary wall, the wall which is constructed all around the building to show the limits of the plot is called as a boundary wall. अब तो इजीली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। Our next question is, according to Archimedes' principle, the upward force experienced by a body immersed in a fluid is equal to which of the following? Our options are weight of the total fluid, total weight of the body and the fluid, weight of the fluid displaced by the body. Last option is weight of the body. This question is from fluid mechanics. इस क्वेश्चन में सिंपली आपसे पूछा जा रहा है, जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डालते हैं तो नीचे से एक फोर्स लगती है, तो ये पूछ रहा है जो नीचे से फोर्स लगती है वो कितनी लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम किसी बकेट में पानी हो और उसमें हम उल्टा कप डालते हैं तो कप को हम नीचे डालने के लिए कुछ ज़्यादा ज़ोर लगता है, तो वो जो कुछ ज़्यादा ज़ोर लगता है वो एक अपवर्ड फोर्स लगती है। उस फोर्स के बारे में ही ये पूछ रहा है कि कितनी फोर्स लगती है। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। Our next question is, which soil will take years and decades to undergo full settlement after the new building is constructed? Our options are clay, gravel, sand, silt. This question is from soil mechanics. अब सिंपली ये पूछ रहा है, अगर हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, अब बिल्डिंग बनाएंगे तो उसके लिए फाउंडेशन तो होगी। फाउंडेशन के लिए हमारे को एक्सकेवेशन करने पड़ेगी। एक्सकेवेशन करेंगे, उसके ऊपर फाउंडेशन आएगी तो कुछ ना कुछ उसमें सेटलमेंट होगी। अब ये पूछ रहा है जो सेटलमेंट होती है, टोटल सेटलमेंट, वो किस सॉइल में ज़्यादा टाइम लेती है। अब देखो जो भी हमारे को एग्जांपल्स दिए हैं इसमें सॉइल के पार्टिकल्स देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं हमारे क्ले के, और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं ग्रेवल के। एक साइड आप अगर क्ले की ढेरी लगाएं और एक साइड ग्रेवल की और उनके ऊपर पानी फेंकोगे तो ग्रेवल से एकदम से पानी पेनिट्रेट हो जाएगा, बट क्ले से पेनिट्रेट होने को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस एग्जांपल से ही आप इसका आंसर देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, क्ले। सॉइल का सबसे फाइनेस्ट पार्टिकल जो होता है वो क्ले का ही होता है, तभी क्ले में सबसे ज़्यादा प्लास्टिसिटी होती है और क्ले से ही हम मैक्सिमम जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं बनाते हैं। चलिए पार्टिकल साइज़ देख लेते हैं। क्ले का जो पार्टिकल साइज़ होता है वो लेस देन 0.002 mm होता है
और सिल्ट का 0.02 से 0.075 एंड सैंड का 0.075 से 4.75 तक होता है और ग्रेवल का 4.75 से 75 माइक्रोन्स तक होता है. Our next question is, in the slope deflection method, the equations are derived using, our options are double integration method, moment area theorem, method of joints, Castigliano theorems. This question is from theory of structures. So correct answer is option B, moment area थ्योरम. थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से आपसे बहुत रेयर क्वेश्चंस आते हैं, अप्रॉक्स 2 या 3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज PIEV रिप्रेजेंट्स. अवर ऑप्शंस आर पैसेंजर इंफॉर्मेशन फॉर एमरजेंसी व्हीकल, प्रोसेस इंटीमेशन एग्जीक्यूशन वैल्यूएशन, पैसेंजर्स इंटरसेक्शन एंट्री एग्जिट वेलोसिटी, perception, intellection, emotion and violation. This question is from traffic engineering and the correct answer is option D, perception, intellections, emotions and violation. अब जो भी इंसान ड्राइव करता है उसके ऊपर पीव थ्योरी एप्लीकेबल होती है, जैसे उसका रिएक्शन टाइम, उसके इमोशंस और वो क्या क्या गलतियाँ कर रहा है. Our next question is, if the harmful salt present in the soil is sodium carbonate, it can be neutralized by addition of, our options are magnesium carbonate, calcium carbonate, calcium sulfate, magnesium sulfate. This question is from soil mechanics. So our correct answer is option C, calcium sulfate. Our next question is, which of the following members are subjected to compressive stresses? Our options are columns, pillars, struts and all of above. This question is from strength of material. अगर ध्यान से देखें तो ये सभी ऑप्शंस कंप्रेशन मेंबर ही. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव. चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. A strut is defined as a structural member subjected to compression in a direction parallel to its longitudinal axis. Strut is generally used in roof truss as a compression member. The main purpose of the strut is to maintain the rigidity of the structure and to take compressive forces. It is not designed to take any gravity loads. Column is the main structural member designed to take gravity loads, bending and shear. It fails in compression and buckling. It is generally used in RCC buildings. Pillar is a tall vertical structure of stones, wood or metal used as a support for a building or as an ornament or monument is known as pillar. It is also used to carry compressive forces. Now next question is, M10 grade of concrete mixing ratio is approximately, our first option is 1:5:10, 1:1:2, 1:1:4, 1:3:6. This question is from RCC. ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार आता है ये. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 1:3:6. M15 की रेशो होती है 1:2:4, M20 की रेशो होती है 1:1.5:3, M25 ग्रेड की होती है 1:1:2. So our next question is, a flow is called hypersonic if the Mach number is, our options are less than unity, more than 6, between 1 and 4 and last option is unity. This question is from fluid mechanics. चलो इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं. Mach number is defined as the ratio of the space occupied by the body to the speed of the sound in the same medium under the same condition of temperature and pressure. In general, the flow of fluid is divided into the following 4 types depending upon the Mach number.
If Mach number is between 1 to 6, the body is called supersonic, whereas if the Mach number is greater than 1, it is known as subsonic. A body is known as hypersonic if the Mach number is less than 6. So option B is the correct answer. Our last question of this test series is the fall, which is used to minimize the disturbance and the water impact at the fall, is. Our options are Augie fall, Shada type fall, English fall, rapid fall. This question is also from fluid mechanics. Correct answer is option A, Augie fall. चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. Augie fall is the type of fall and augie curve is provided for carrying the canal water from higher level to lower level. This fall is recommended when the natural ground surface suddenly changes to a steeper slope along the alignment of the canal. There is a heavy drawdown on the upstream side, resulting in lower depth, higher velocity, and consequent bed erosion. Kinetic energy is not well dissipated ड्यू टू स्मूथ ट्रांजिशन. आई थिंक आप सभी को मैक्सिमम क्वेश्चंस आते ही होंगे और टेस्ट सीरीज़ भी काफ़ी यूज़फुल होगी आपके लिए. सो ऑल द वेरी बेस्ट.